कुछ लोग हैं जो अभी भी हिंसा के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को नहीं समझा पा, ये समझ ही नहीं पा रहे। तभी तो पिछले दिनों उन्होंने नोएडा को जलाने की कोशिश की और वो मजदूर नहीं थे बल्कि मजदूर के भेष में अर्बन नक्सल थे। अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है योगी ने ये तय कर दिया। फर्स्ट राउंड में नोएडा के चौक चौराहों पर उन अर्बन नक्सलियों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे, उन्हें बेनकाब किया जाएगा और सेकेंड राउंड में हो सकता है कि नोएडा में हिंसा के गुनहगारों के खिलाफ बुलडोजर भी चले और थर्ड राउंड में योगी उन्हीं से बुलडोजर चलाने की फीस और नुकसान की वसूली भी करे, क्योंकि योगी जो भी करते हैं उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। सीएम योगी की वार्निंग का उल्लंघन मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। विभाजनकारी ताकतें लगातार शरारत कर रही हैं, क्योंकि आपके विभाजन में ही उनकी राजनीति और उनके गुंडों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है। नोएडा में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उग्र मजदूरों के हाथों से पत्थर चले नहीं थे, चलवाए गए थे। अशांति मजदूरों ने फैलाई नहीं थी, अशांति फैलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये जानते हुए कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है, फिर भी कुछ लोगों ने नोएडा में उपद्रव के लिए बड़ी साजिश जिसका खुलासा हुआ है। अप्रैल के पहले हफ्ते में नोएडा के बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 15, सेक्टर 83, सेक्टर 63, सेक्टर 58 और फेज 2 में कई यूनियन से मीटिंग की गई थी। पुलिस ने 17 नए व्हाट्सएप ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है। इस आइडेंटिफिकेशन में जो क्लियर हुआ है वो ये कि नोएडा में लोगों को भड़काने, आगजनी और पथराव करने वाले ज्यादातर मजदूर थे ही नहीं। पिछले दिनों हुई हिंसा के केस में गिरफ्तार 34 लोग ऐसे हैं जो मजदूर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार लोगों में कई मजदूर अर्बन क्लास से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार 66 लोगों में से 45 ऐसे हैं जो कि ना तो मजदूर हैं और ना ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब सुनियोजित साजिश हुई, मजदूरों को भड़काने का खेल हुआ और इन सब का इलाज सीएम योगी क्या करेंगे, ये यूपी में कानूनी कागज पर पहले से लिखा हुआ है। ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है। कुछ ही दिनों बाद ऐसे ही पोस्टर आपको नोएडा के चौक चौराहों पर दिखने वाले हैं, जिसमें नोएडा में हिंसा फैलाने वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। नोएडा में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले गुनहगारों के चेहरे देश के सामने होंगे। नोएडा में जो मजदूरों के भेष में दाखिल हुए, हिंसा फैलाई, उनका पोस्टर लगेगा, उनके चेहरों को सार्वजनिक किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रवियों के पोस्टर टांगे जाएंगे। नोएडा में जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया, उसमें चौंकाने वाले खुलासे ये हुए कि 66 लोगों की गिरफ्तारी में 45 लोग ऐसे थे जो कि श्रमिक थे ही नहीं। वो लोग बाहर से बुलाए गए थे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। मजदूरों को इंडस्ट्रियल एरिया में घूम घूम कर भड़काया गया, आंदोलन को हिंसक बनाया, उत्पात और आगजनी करने की ट्रेनिंग दी गई। सीएम योगी अब सुपर एक्शन मोड में हैं। चुन चुन कर उनका हिसाब करने की तैयारी है। जिन्होंने मजदूरों के भेष में नोएडा को हिंसा की आग में झोंक देने की कोशिश की। सीएम योगी ने टॉप अफसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर समीक्षा की, अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर दिया, सोशल मीडिया की लगातार निगरानी रखने का आदेश जारी किया, उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर टांगने का निर्देश दिया। नोएडा के गुनहगार किसी भी सूरत में बचकर नहीं जा पाएंगे। शहर के चौराहों पर पोस्टर टांगकर उपद्रवियों की पहचान सार्वजनिक करने की योगी ब्रांड जस्टिस नेम एंड शेम यानी नाम और शर्म आजमाई हुई तकनीक है। सीएए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लखनऊ में पोस्टर लगे। 2022 में प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले आरोपियों के पोस्टर लगाए गए। 2024 में संभल दंगे के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर टांगे गए।
2025 में बागपत के चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर चिपकाए गए। योगी फोर्स के पास पोस्टर के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि योगी राज में कानून से खेला मतलब अपराधी की शामत आने की 100% गारंटी होती है और इसके लिए ड्यूटी पर 24/7 रेडी रहते हैं। बुलडोजर, हाफ एनकाउंटर के लिए फोर्स, दंगाइयों से हर्जाना वसूली के लिए प्रशासनिक टीम। लिहाजा नोएडा में अर्बन नक्सलियों की जिस गैंग ने उत्पात मचाया है, चौराहे पर पोस्टर लगाकर उन्हें बेनकाब करना योगी फोर्स का पहला चरण है। दूसरे चरण में उनके खिलाफ और सख्ती होना तय है। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। योगी फोकस देखिए, एक और गुनहगारों के खिलाफ सख्ती और दूसरी तरफ मजदूरों के हित के लिए एक्शन। योगी ने हाई पावर कमेटी बनाई है। मजदूरों की मांग मानकर तुरंत ही न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी की। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सभी श्रमिक भाइयों से और जन सामान्य से निवेदन है कि किसी के भी उकसावे में, किसी के द्वारा अफवाह फैलाए जाने पर ध्यान न दें, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। और अभी तो ये शुरुआत है। नोएडा में मजदूरों के हक की आड़ में सड़कों पर हिंसा का नाच करने वालों का योगी फोर्स चुन चुनकर हिसाब करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंसा करने वालों के खिलाफ पोस्टर मॉडल है तो कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल। जहां अवैध कब्जा मिलता है वहां योगी प्रशासन का बुलडोजर पहुंच जाता है। इसलिए योगी का बुलडोजर किसी शक्तिमान से कम नहीं है। यूपी का एक शहर जो कट्टरपंथियों का शिकार हो चुका था, आज उसकी 125 हेक्टेयर जमीन को बुलडोजर कब्जा मुक्त करा चुका है। और अब से कुछ घंटे पहले तो योगी के शक्तिमान ने अवैध इमामबाड़ा और ईदगाह का खेल भी खत्म कर दिया। इमामबाड़ा यहाँ मिट्टी में मिला दिया गया। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। और इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से चलेगी। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। योगी का शक्तिमान न थकता है न रुकता है, बस एक आदेश आते ही अपने काम पर लौट जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 2 इमारतें, एक है इमामबाड़ा, दूसरा है ईदगाह। दोनों ही कट्टरपंथियों की कब्जा नीति का नतीजा है। दोनों को ही अवैध तरीके से खड़ा किया गया था, लेकिन योगी के बुलडोजर ने बता दिया कि उनके शासन में अतिक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। 1, 2, 3, 4 इन्हीं बुलडोजरों के जरिए योगी के 1500 किलो के शक्तिमान ने अवैध ईदगाह को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर ये सरकारी जमीन है जिसपे अवैध कब्जे करके यहाँ पर ये ईदगाह बनाई गई थी। बुलडोजर यहाँ पर जो अवैध निर्माण को लगातार है। बुलडोजर पहुंचे तो बिना वक्त जाए किए एक ईदगाह के लेफ्ट में खड़ा हो गया और दूसरा बुलडोजर राइट में। इसके बाद शुरू हुआ योगी के शक्तिमान का मिशन ईदगाह इमामबाड़ा। दोनों बुलडोजरों ने ईदगाह की बाहरी दीवार पर एक साथ प्रहार किया। उसकी मीनार, उसकी दीवार, एक एक ईंट निकालते। न सिर्फ बुलडोजर ने अवैध ईदगाह को मिट्टी में मिलाया, बल्कि उसी रोज सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़े को भी जमींदोज कर दिया। चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। इसी 7 बीघा सरकारी जमीन को बुलडोजर ने कब्जा मुक्त करा लिया, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए थी।
आज की ये ज़मीन है जो करीबन 1 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन है मेडिकल कॉलेज के पास की, इसको मुक्त करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्रातःकाल से ये कार्य चल रहा था। इसमें एक कंपनी RRF, 2 प्लाटून PSC और 5 थानों की फोर्स की मौजूदगी में यह डिमोलिशन की कार्रवाई ये करवाई जा रही है। संभल के डीएम राजेंद्र पिंसिया का दावा है कि योगी प्रशासन अब तक संभल में 125 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली करा चुका है, जिनमें तीर्थों की 20 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा भी शामिल है। योगी का शक्तिमान अभी रुकने वाला नहीं है। योगी प्रशासन का फोकस टाइम बाउंड एक्शन पर है। 18 जनवरी को ये केस दर्ज हुआ था, उसके बाद सुनवाई पूरी हो गई, 30 दिन की अपील का समय भी मिल गया और 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और उसके बाद इसका ध्वस्तीकरण आ गया है। तभी तो देखिए, कुछ ही घंटे की कार्रवाई में इमामबाड़े की न बाहरी दीवार बची, न आगे तक बढ़ाया हुआ छज्जा और न ही छत। ये पीला पंजा धीरे धीरे ये जो आगे का छज्जा है इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए बस कुछ ही क्षण की बात है और ये पूरा स्ट्रक्चर जमीन में मिल जाएगा। इधर बुलडोजर चल रहा था, उधर कब्जाधारी गैंग का जी जल रहा था। जब जी मीडिया की टीम ने इलाके के मुसलमानों से इस एक्शन पर उनका रिएक्शन जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पर ये गाँव अच्छा नहीं कराएंगे। अच्छा, तो गाँव वालों ने वो बता ये गाँव वालों ने गद्दारी करी है कि हमारे पुरखों का ही बना हुआ, हमें तो सरकारी जमीन पे पुरखे बना लेंगे तो हमें क्या मालूम कि कैसा बना हुआ कैसा नहीं, ये तो बड़े बूढ़ों को पता होना चाहिए ना। कुछ जगह खाली पड़ी है तो उस पे मतलब कि इमामबाड़ा बड़े बूढ़ों ने हमारे घेर के और वो अपने बना लिया। की पुलिस और प्रशासन ने सरकार की 7 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। साथ ही ये संदेश भी दिया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उनका शक्तिमान शांत नहीं बैठेगा। तभी तो सीएम योगी ने बंगाल की धरती से भी गुंडे माफिया का एक ही इलाज बताया, यूपी का बुलडोजर। यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। संभल से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर चीज हद में ही अच्छी लगती है। बंगाल में सियासत सनातन का गला घोंट रही है, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि बंगाल को लेकर जी न्यूज ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया था उसकी तस्दीक अब बंगाल के लोग खुद कर रहे हैं। जी न्यूज के वहां खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है कि बंगाल में हिंदू कितने मजबूर हैं। रोजी रोटी के लिए उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है, पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ रही, महिलाएं बुर्का पहनने के लिए मजबूर है। बंगाल में हिंदुओं को इस हाल में पहुंचा देने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें एक खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा डर तो लगता है अभी। बहुत जगह में हिंदुओं ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखा, बुर्का के लिए औरत को मजबूर भी किया जा रहा है। जहां सनातन का जयघोष संस्कृति का प्रतीक है, जहां सर्वधर्म समभाव की गूंज होनी चाहिए, जहां यह नारा लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहां हिंदू पुरुष खौफ में है, डर से दाढ़ी रखने लगे हैं। महिलाएं डर में हैं, बुर्का पहनने के लिए मजबूर। बंगाल में दीदी का ये कैसा तुष्टीकरण? बंगाल में ये सवाल सुलग रहा है। बंगाल में अर्ध धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, यानी धर्म से तो हिंदू लेकिन रोजगार करने के लिए पहनावा और दाढ़ी मुस्लिमों की तरह रखना पड़ रहा है। ये कैसी मजबूरी है? हुगली के ये लोग हिंदू हैं लेकिन इनकी दाढ़ी और पहनावा मुस्लिमों की तरह। इन लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। जीने के लिए भेष अपनाने की ये कैसी मजबूरी है? रखना पड़ेगा, नहीं तो क्यों नहीं करते इसको? कैसे चले, रास्ते घाट में ये लोग मार देगा ना। इसमें सेफ रहते हो इस वाली दाढ़ी में? हाँ, इसमें सेफ रहते हैं। जी न्यूज पर अर्ध धर्मांतरण के खुलासे के बाद सियासी पारा हाई। बंगाल के बड़ा नगर से बीजेपी उम्मीदवार ने न सिर्फ जी न्यूज के खुलासे पर मुहर लगाई बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहां तक दावा कर दिया कि हिंदू पुरुषों को दाढ़ी ही नहीं, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर तक किया जा रहा है। दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, सरदार भी रखते हैं, मुसलमान तो रखते ही हैं।
लेकिन उससे हालात बदतर है कि किसी किसी जगह में ऐसा वीडियो सामने आता है। आप भी यूट्यूब में हैं, फेसबुक में है, गूगल में भी होगा। आप देखिए उसमें हिंदू महिला चिल्ला रही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं बोरखा नहीं पहनूंगा, मैं बोरखा नहीं पहनूंगा। जी न्यूज़ के इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में हिंदू पहचान छिपाने की मजबूरी क्यों है? क्या दाढ़ी कुर्ता बंगाल में सुरक्षा कवच है? रोजी रोटी के लिए पहचान बदलने की नौबत क्यों आई? हिंदू को मुस्लिम दिखना पड़ रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये व्यक्तिगत अपनी सोच है। आज मुझे भी कल को अच्छा लगेगा तो हम भी दाढ़ी रख लेंगे। ये देखिए, ये इस पे तो टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, एक एक आदमी अपने जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी एजेंडा बना रहा है इस तो दाढ़ी। हमारा जो पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है वो हिंदू मुस्लिम कोई भी जिसको भी मर्जी आए कोई दाढ़ी रख सकता है। 15 साल में तृणमूल का जो सरकार चली उसमें ये जो रेडिकल इस्लामाइजेशन पश्चिम बंगाल में हुआ है, बांग्लादेश के तरह, ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। बंगाल में वोट बैंक के खातिर बड़ा खेल चल रहा, अर्धधर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, बीजेपी का यह भी आरोप है कि बंगाल में टीएमसी उर्दू और अरबी कल्चर थोपने की कोशिश कर रही है। अरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है। हिंदू होकर जीने का गर्व बंगाल के सनातनियों से कौन छीन रहा है? क्यों ऐसा माहौल बना कि हिंदू हिंदुस्तान में ही सीना चौड़ा कर नहीं कह सके कि हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हमें अपने धर्म को अपने मुताबिक मानने, अपना लिबास चुनने, अपनी हुलिया अपने मुताबिक रखने का मौलिक अधिकार है। जाहिर है इसके पीछे सियासत है, क्योंकि ये जो हिंदुओं के खिलाफ गुंडागर्दी है उसके पीछे राजनीति या स्थानीय पुलिस की वर्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हिंदू डर के कारण दाढ़ी रख रहे हैं, महिलाएं डर की वजह से बुर्का पहन रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में मुस्लिम हिंदू नाम रखकर कमाई करने में जुटे। ये कहानी शुरू हुई बिरयानी से। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक हिंदू युवक ने बिरयानी का ऑनलाइन ऑर्डर दिया। हालांकि ये ऑर्डर दिया तो सौरभ नाम के शख्स को, लेकिन बिरयानी राशिद की दुकान से आई। जानते हैं कैसे? असल में चिकन बिरयानी वाला सौरभ ही राशिद था और चोरी छिपे कालनेमी बनकर अपने धंधे को चमका रहा था। दिन दहाड़े बीच सड़क पर यह हंगामा, ये बवाल जानते हैं क्यों मचा है? देवभूमि में चिकन बिरयानी वाले काल नेमी के चलते। जिस दुकान का नाम इंडियन रेस्टोरेंट है, जिसे फूड डिलीवरी ऐप पर सौरभ नाम का शख्स चला रहा था, लेकिन असल में इस दुकान का मालिक सौरभ नहीं बल्कि राशिद था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राशिद ही सौरभ बनकर रेस्टोरेंट को चला रहा था। सौरभ के नाम से लोगों को छलते हुए चिकन बिरयानी खिला रहा था। बस फिर क्या था? उत्तराखंड के रुद्रपुर में चिकन बिरयानी वाले इसी काल नेमी के चलते बीच सड़क पर कोहराम मच गया। इस खुलासे के साथ ही स्थानीय हिंदू भड़क गए। देखते ही देखते बिरयानी शॉप के बाहर दर्जनों की भीड़ जुट गई। दरअसल राशिद के सौरभ वाले खेल का खुलासा हो गया एक ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए। दरअसल एक हिंदू युवक ने फूड डिलीवरी ऐप के जरिए बिरयानी मंगवाई। ऐप पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम सौरभ दिख रहा था, लेकिन जिस इलाके में दुकान थी वहां एक भी हिंदू की दुकान मौजूद नहीं थी। बस इसी बात से बिरयानी ऑर्डर करने वाले का माथा ठनका। शक के आधार पर युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाया और जैसे ही पूछताछ की, राशिद के सौरभ वाले वेश से पर्दा उठ गया। इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं आरोपी दुकानदार ने भी कुछ लोगों को बुला लिया। बस फिर क्या, दोनों पक्षों में पहले बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। एक मुस्लिम समाज के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा हिंदू नाम से बेचे जाने की जरूरत क्या थी? और उसमें इस प्रकार से हिंदू नाम से उस बिरयानी की दुकान, चिकन की दुकान का काम करना, जो शुद्ध रूप से राशिद नाम का इंडियन चिकन रेस्टोरेंट है, वो चला रहा हो, तो ये आस्था से भी खिलवाड़ है, गैर कानूनी काम भी है।
लिहाजा मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए मामले को शांत कराया। तब जिस रेस्टोरेंट से इन्होंने ऑर्डर किया था सौरभ बिरयानी के नाम से, वो रेस्टोरेंट वहाँ पर नहीं था। उसके बदले जहाँ से खाना डिलीवर हुआ था वो रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट था, जिसके जो स्वामी हैं वो राशिद हैं। इसके संज्ञान में आते ही इन्होंने तहरीर दी थी, जिस पर हमने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी दुकानदार यानी राशिद को हिरासत में ले लिया है। रुद्रपुर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धोखा नाम के साथ किया जा रहा है तो धोखा सरकारी जमीन के साथ भी हो रहा है। पहले नेशनल पार्क की जमीन पर अवैध मजार बनाई, फिर वहां इबादत शुरू हो गई। लोग जुटने लगे, लेकिन हिंदू संगठनों की जोरदार मांग उठी और वन विभाग ने मजार तोड़ दी। अब मुस्लिम समुदाय गुस्से में मजार तोड़ने के लिए वन विभाग को नहीं, हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इलाके में पुलिस प्रशासन की भी सतर्क है कि अवैध मजार कहीं हिंदू मुसलमान में झगड़े की वजह न बन जाए। इबादत के लिए आते थे बाकायदा। हम लोग जो बोल रहे हैं आप कि यहाँ पे कब्जा किया कुछ भी नहीं है सर। ये वो मजार है जिसे वन विभाग ने कल जो है डिमोलिश कर दिया पूरी तरह से रात में। इसको लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही थी और ये कहा जा रहा था हिंदू संगठनों द्वारा कि इस मजार को कुछ दिनों पहले ही बनाया गया। यहाँ पर लोग इबादत करने के लिए आने लगे, नमाज पढ़ने आने लगे। मंदिर भी उसका भी कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही न्याय मांगता है ना। तुम दरगाह तोड़ रहे हो तो मंदिर भी। कल तक यहाँ मजार थी, आज सिर्फ मिट्टी बच गई है। पूरे इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए हैं इस दलील के साथ कि मजार 40 साल पुरानी थी, क्यों तोड़ा। नियम कायदे कानून यहाँ सब दफन करने पर तुले हैं लोग। किसी को इसकी फिक्र नहीं कि पुराने के नाम पर वन विभाग की जमीन पर मजार बनाई ही क्यों गई थी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मजार सैलानी बाबा की याद में बनाई गई थी। हर साल यहाँ जलसा करने के लिए पुलिस परमिशन भी लिया जाता रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि मजार संजय गांधी नेशनल पार्क की जमीन पर बनी थी, इसका टूटना तय था। लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कल तक जिस मजार पर इबादत होती थी वो रातों रात टूट कैसे गई। मुस्लिम समुदाय का दो टूक कहना है कि मजार वन विभाग ने नहीं तोड़ा, बल्कि हिंदू संगठन का काम है। मजार को हाथ लगाया, मजार तोड़ा, वो मजार का हमको चाहिए नहीं। अभी आप चाहते क्या है? हमको ये उन पे केस कुछ करो, एफआईआर करो, या तो ये मजार हमको बना के दो। एफआईआर करो, ये मजार हमको जैसी थे वैसा बना के दो। हाँ, क्यों मजार तोड़ना गलत है। किसी के भी देव धर्म को हाथ लगाना गलत है। एक्चुअली किसी के सबके लिए न्याय करो। मजार का वजूद खत्म हो गया है। दूर दूर तक इसकी उम्मीद नहीं दिखती कि इसे फिर से बनवाया जाए, लेकिन मजार को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच इलाके में दूरियां बढ़ने लगी हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मजार के बगल में मंदिर है, तो मजार ही सिर्फ क्यों तोड़ी गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि मजार अवैध रूप से बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मजार को हिंदू संगठनों ने तोड़ा। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये तो टूटनी ही थी, इसे वन विभाग ने तोड़ा। आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीनी हकीकत यह है कि मजार मिट्टी में मिल चुकी है। अब इसके दोबारा बनने के कोई आसार नहीं है। अवैध रूप से कब्जा कर मजार बना ली और अब दुहाई दे रहे हैं कि मजार का मजहब से सीधा कनेक्शन है। दिक्कत यही है, कौन सा धर्म सिखाता है कि गैर की जमीन पर इबादतगाह बनाना, वहां जलसा करना, वहां से जुलूस निकालना। किसी भी सरकारी जगह पर, खास तौर पे संजय गांधी नेशनल पार्क जैसी जगह पर अवैध निर्माण किया गया। लैंड जिहाद को लेकर एक मुद्दा बनाया गया। इनका ये भी कहना था कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने हंगामा किया और जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर, अब इनकी मांग है कि उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। साथ इनका ये भी कहना है कि उनकी ये जो मजार थी वापस बनाई जाए, जो कि शायद मुमकिन नहीं होगा। कारण यह है कि अवैध रूप से इस मजार को बनाया गया था। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। योगी सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया हिट है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव में आज सेकंड राउंड की बैटिंग की। एक साथ 3 चुनावी रैलियां की। उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार से लेकर हजार बाबरी वाले मौलाना और माफिया को अपने स्टाइल में जबरदस्त जवाब दिया। देखिए योगी का दी बंगाल शो।
टेरर, माफिया एंड करप्शन का पर्याय है। टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। बंगाल की चुनावी रणभूमि में बयानों की ज्वाला बराबर धधक रही। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ फिर बंगाल पहुंचे तो ममता सरकार पर चुन कर और करारा प्रहार किया और बंगाल की जनता को टीएमसी का असल मतलब भी समझा दिया। जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। भारत माता की। बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों और माफिया के खिलाफ भी हुंकार भरी और बीजेपी के आगे के एजेंडे को भी साफ कर दिया। बंगाल में जो मौलाना हजार बाबरी बनाने की बात कर रहा था, योगी ने बंगाल में उसका भी भविष्य बता दिया। एक तो कहने 1000 तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें? क्या हर्ज क्या है? ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। योगी ने बीजेपी का संकल्प भी सबके सामने रखा और दावा किया कि पश्चिम बंगाल की माफिया प्रवृत्ति का अंत करेंगे। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। बंगाल के चुनावी रण में दूसरी बार उतरे योगी ने मतदाताओं से बेखौफ होकर वोट देने की अपील की। किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। याद करना, इन सब की अराजकता का केवल और केवल इलाज है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। योगी ने बंगाल की धरा पर यह भी साफ कर दिया कि हिंदुओं के साथ अत्याचार 4 मई के बाद सहा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। जो पहले से आकर के यहाँ कब्जा किए हुए हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। योगी ने जहां पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिले में रैलियां की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कूच बिहार में जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगाए और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। যখনই দেখি ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ভোট হয়, ল অ্যান্ড অর্ডার সকল ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে চলে যায়, তখনই আমি দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন কুচবিহারে গন্ডগোল হচ্ছে। बंगाल में इस बार योगी वर्सेस दीदी जैसे हालात बन गए। योगी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही, लोग योगी को सुनने के लिए आ रहे। अभी योगी के प्रचारे में दीदी के खिलाफ और भी शब्द भेदी है, जो चुनाव प्रचार खत्म होने तक बंगाल की धरती पर चलते रहेंगे। भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में रियल धुरंधर वाले हमजा अली का खौफ फिर से शुरू हो गया है। जानते हैं क्यों? दरअसल लाहौर में दिन दहाड़े एक शूटआउट को अंजाम दिया गया। 2 अननोन गनमैन ने एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। जानते हैं उस कार में कौन था? लश्कर के चीफ हाफिज सईद के राइट हैंड, जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर हुआ क्या। गला फाड़कर जहरीली तकरीरें करने वाला यह पाकिस्तानी मौलाना जिहाद से दुनिया के नक्शे को बदलने का ख्वाब देख रहा था। हिंदुस्तान के हर शहर में 26/11 जैसे टेरर अटैक का प्लान बना रहा था, लेकिन आज जब अपनी मौत को सामने देखा तो इस मौलाना की रूह कांप उठी, मानो 72 हूरें आंखों के सामने जनाजा पढ़ने लगी। ये सीसीटीवी तस्वीर लाहौर की है,
जहां अज्ञात हमलावरों ने सफेद रंग की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। यह हमला लाहौर के पैको रोड पर मौजूद पिंडी स्टॉप के पास हुआ। और जानते हैं नकाबपोश हमलावरों के टारगेट पर कौन था? मौलाना आमिर हमजा, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना आमिर हमजा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देकर घर जा रहा था। तभी घात लगाकर बैठे 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने मौलाना आमिर हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दावा है कि इस हमले में आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौलाना आमिर हमजा कोई मामूली आतंकी नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेररिस्ट था। इस दहशतगर्द को हाफिज सईद का राइट हैंड भी माना जाता था। दावा यह भी है कि आमिर हमजा लश्कर तैयबा का संस्थापक भी था। इतना ही नहीं, मुंबई में हुए 26/11 हमले में भी आमिर हमजा मोस्ट वांटेड था। कैसे आतंकी साजिश के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने के लिए आमादा था। लेकिन ये मकसद में कामयाब होता उससे पहले ही अज्ञात हमलावरों ने आमिर हमजा का काम तमाम करने की तैयारी कर ली। फिलहाल आमिर हमजा अस्पताल में है और जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है। वही आमिर हमजा की हालत पर आधिकारिक पुष्टि अभी लाहौर पुलिस की तरफ से नहीं आई है। अब भले ही शहबाज मुनीर खुद को पीसमेकर बताकर झूठी वाहवाही लूट रहे हो, मगर इन तथाकथित शांति दूतों के मुल्क में आवाम भूख से मर रही है, बिजली पानी गैस के लिए छटपटा रही है। ऐसे में उनकी परेशानी दूर करने की बजाय शहबाज मुनीर अरब मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब तो कभी ईरान जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान पीएम शहबाज के सऊदी अरब दौरे की है, जबकि दूसरी तस्वीर मुल्ला मुनीर के ईरान दौरे, वो भी तब जब पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली के लिए आवाम सड़कों पर उतरी हुई है। ऐसे में उनकी परेशानी कैसे दूर हो, ये सोचने की बजाय दोनों हुक्मरान मौज काट रहे हैं, हंस हंस कर मेजबानों से गले मिल रहे हैं, राउंड टेबल टॉक कर रहे हैं। दरअसल अब तक मुनीर शहबाज गुलामी के रोग से ग्रसित थे, लेकिन जब से इन दोनों को दलाली का चस्का लगा है, तब से मानो दोनों के ख्वाब परवान चढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तानी आवाम की क्या हालत है, ये आप खुद सुनिए। ये पाकिस्तान के हर घर की कहानी। ना बिजली आती है, ना गैस की सप्लाई होती है। मतलब पहले ही शहबाज मुनीर ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा था। दाने दाने के लिए पाकिस्तान में कोहराम छींटता था। खैर, कर्ज लेकर शहबाज ने अनाज तो जुटा लिया, लेकिन बिजली, पानी और गैस की किल्लत से पाकिस्तानियों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि शहबाज मुनीर जिस जंग को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, पीस मेकर बनकर सऊदी से ईरान तक घूम रहे हैं, अगर इन लोगों में इतना ही मादा है तो क्यों नहीं हॉर्मुज से तेल गैस के जहाज मंगा लेते? आखिर अपनी आवाम को छटपटाते हुए क्यों छोड़ रखा है? तो आपको बता दें कि असल में शहबाज मुनीर का प्लान खुद वाहवाही करवाना है, चाहे इसके लिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।